हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम आपके लिए आए हैं विज्ञान के क्वेश्चन का एनालिसिस करने के लिए, जो कि सेकेंड सेमेस्टर का आज का जो परीक्षा है उसके क्वेश्चन को लेकर हम आए हुए हैं। और आप भी अपने प्रश्न पत्र संख्या निकालें और उसमें अपना मिलाएं कि आप कितने सही मारे हैं। 80 सवाल आपको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव आपको मिला था वो मार्कशीट भरने के लिए, जिसमें केवल 40 अंक ही बनाना था। तो आप भी मिलाइए। अगर आपका सेट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है या जो भी है सेकेंड सेमेस्टर का है तो आप मिला सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बी बताने जा रहा हूँ। सेट बी है मेरा सेट बी है। कौन है? बी है कि डी है? बी है। तो आपका अगर ए है, अगर आपका ए है या सी है या बी ही है या डी है तो आप में भी वो क्वेश्चन है। भले एक की जगह 5 पर, 5 की जगह 13 पर लिखे है, तो आप इस क्वेश्चन को देखें कि आपका आंसर कितना हो रहा है और आप अपने में मिलाते जाए कि आप में, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र आप अपने में देखिए सेट में कि कितना पर है। जैसे मान लीजिए इसमें 1 पर है तो आप में 5 में है, तो 5 का देखिए कि क्या आप विरंजक चूर्ण का सूत्र CaCO मारे हैं। देखिए ऐसा अगर मारे हैं तो आप अपना मिलाएं और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका कितना प्रश्नों में कितना सही हुआ है। चलिए, मैं आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है और आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 होता है और आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा पूछ रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अम्ल राज्य में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो इसका अनुपात होता है 1:3 होता है और आपका ऑप्शन सी सही होगा। कह रहा है PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? समान लवण, अम्लीय लवण, मिश्रित लवण कि क्षारीय लवण? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, क्षारीय लवण होगा। मैं भी किसी बच्चे का क्वेश्चन लिया हूँ और वह जो मारा हुआ है ऑप्शन, उसका लमसम ऑप्शन सही है, नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात कितना होता है? कितना? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात कितना होता है? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, 1:3 होता है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो SO2 सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। चलिए, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? तो आपका धातु है कौन? तो कार्बन धातु है। ठीक है, क्या है? कार्बन के 12 परमाणु दिया है और यहाँ समस्थानिक दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल आपका है, कह रहा है कि पारा जानते होंगे जो आपके थर्मामीटर में रहता है। पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को वो कहते हैं, क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं कि सोल्डर के पीतल के अम्लगम? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, इसे अम्लगम कहते हैं। कह रहा है निम्नांकित में कौन कार्बन का अपरूप है? तो हीरा अपरूप है कि ग्रेफाइट है कि फ्लोरीन? तो आप इसकी सभी, तो आपका जवाब सही होगा कि कार्बन का अपरूप हीरा तथा ग्रेफाइट है और फ्लोरीन भी हैं। तो इनमें सभी हो जाएगा। कह रहा है वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व, कि एस ब्लॉक के तत्व, कि ए ब्लॉक के, कि पी? तो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं और आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 9 नंबर इसी में था का 9, हाँ ये तो 9 मैंने बता दिया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा।
कह रहा है निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? तो इसमें होती है, किसमें? पोटासियम में होती है। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है? तो सौर ऊर्जा है कि पवन ऊर्जा की जल विद्युत ऊर्जा, इनमें सभी? तो इनमें सभी हो जाएगा और आपका ऑप्शन डी सही होगा। पवन ऊर्जा, कह रहा है ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है, सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है और जल ऊर्जा भी है, इसलिए इसमें सभी हो जाएंगे और आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कह रहा है ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नांकित में कौन उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसे शॉर्टकट में CFC भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CFC भी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कह रहा है आहार और पाइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? तो यह हमारा बिहार राज्य का जल संचयन व्यवस्था है। किसका? बिहार का। चलिए अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? मृदा है कि वायु है कि जल है कि इनमें सभी? तो आपका जवाब सभी हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन मृदा भी है, वायु भी है और जल भी है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कह रहा है निम्नांकित 15 नंबर सवाल दिखेगा। निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? लाख उद्योग, लकड़ी उद्योग कि कागज उद्योग, इनमें सभी? तो इनमें भी सभी हो जाएंगे कि वनों पर आधारित उद्योग है लाख उद्योग, लकड़ी उद्योग भी वन पर ही आधारित है, कागज उद्योग भी लकड़ी पर ही आधारित है, इनमें सभी, इसीलिए इनमें सभी हो जाएंगे और आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? तो हमें उचित मात्रा में नमक से प्राप्त हो सकता है, इसीलिए आपको सलाह दिया जाता है आयोडीन युक्त नमक का सेवन करें और नमक के डिबिया को हमेशा बंद करके रखना चाहिए। किस चीज़ को? नमक के डिबिया को हमेशा बंद करके रखना चाहिए, इसे कवर लगा करके नहीं रखेंगे तो आयोडीन क्या होता है? ऊर्ध्वपातित हो जाएगा। जिस तरह आप कपूर को देखे होंगे कि डिब्बा में कपूर को रख देने पर कुछ समय के बाद ऊर्ध्वपातित हो जाता है और कपूर छूमंतर हो जाता है, उसी प्रकार आपके नमक में जो आयोडीन की मात्राएं हैं, अगर नमक के डिब्बा को खोल कर रखेंगे तो वह भी ऊर्ध्वपातित हो जाएंगे और आपका नमक बिना आयोडीन युक्त वाला हो जाएगा, है ना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है। चलिए अगले सवाल को देखा जाए। कह रहा है कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? तो ओ वालों को जाना जाता है और आपका ऑप्शन सी सही होगा। कह डायलिसिस मशीन द्वारा, डायलिसिस मशीन क्या होता है? तो एक प्रकार की यह नेचुरली किडनी होती है। कह डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस के डायलाइजर के डायलाइसेट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, हीमोडायलिसिस कहलाता है। चलिए प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कर्षण कौन करता है? तो यह करता है परासरण द्वारा करता है और आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कह रहा है बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? तो बबूल के पौधों से गोंद निकलता है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, है ना। हम लोग के भी शरीर से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में मल मूत्र और पसीना निकलता है, उसी प्रकार ये बबूल के पौधों में गोंद निकलता है। चलिए अगला सवाल है आपका। कह रहा है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? सेरिबेलम नहीं भैया, सेरिबेलम नहीं होगा, सेरिब्रम होगा और आपका ऑप्शन बी सही होगा। बहुतों बार मैंने आप लोग को बताया है कि किसी भी परीक्षा में अगर ऑप्शन ए अगर दिखता है तो आप उस पर शंका जरूर जाता है कि यह गलत हो सकता है। इसीलिए देखिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम नहीं होता है और ऑप्शन ए में सेरिबेलम दिया है ताकि आप जल्दीबाजी में कुछ गलतियां करें और आप अच्छे नंबर नहीं लाए। चलिए टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कहाँ से?
तो वृषण से होता है और आपका ऑप्शन बी सही होगा। वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो उसे हम एब्सिसिक एसिड कहते हैं और आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कर है पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? तो पुष्प का नर जननांग पुकेसर कहलाता है और मादा जननांग को हम जयांग कहते हैं। खैर अभी पूछा है पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है, तो पुकेसर कहलाता है और आपका ऑप्शन सी सही होगा। कर है टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है एथिलीन अल्कोहल में और आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए CH3 CH2 CH2OH का IUPAC नाम क्या है? तो इसका IUPAC नाम है प्रोपिल एल्कोहल और आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए 27 नंबर, निम्नांकित में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो यह है एथेनॉल है और आपका ऑप्शन ए सही होगा। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अगले सवाल को देखिए, कर 28 नंबर, बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है? नाइट्रोबेंजीन बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रोबेंजीन बनाता है और आपका ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? एथेनॉल है जो ईंधन के रूप में डायरेक्ट प्रयोग किया जा सकता है और आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिएगा निम्न में कौन सा समूह डोबेरेनर त्रिक बनाता है? तो डोबेरेनर त्रिक बनाएगा आपका बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम और आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए 31 नंबर सवाल को देखा जाए, कह रहा है ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है और आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो इनके बीच 2 आबंध होते हैं और आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए तेल लगा कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारदर्शक, पारभासी, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका बी सी सही होगा। इसे पारभासी कहते हैं। जिससे प्रकाश आर पार नहीं करता उसे अपारदर्शक, जिससे पार कर जाता है पारदर्शक, और जो अपने से कुछ ही अंश को, प्रकाश के कुछ ही अंश को पार होने देता है उसे पारभासी कहा जाता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा, ये सभी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में कौन है? तो समानांतर प्रकाश पुंज हैं और आपका ऑप्शन बी सही होगा। कर निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? तो उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, निम्न में से दर्पण सूत्र है क्या है? तो आपका ए वाला डी सही है। 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, या ऐसे भी दे सकता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये होता है, क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है। चलिए अगले सवाल को देखा जाए, कह रहा है 37 आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी प्रतिबिंब उल्टा होता है, सीधा होता है, उल्टा और सीधा दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कह निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी बकाता त्रिज्या 32 cm है? तो 32 cm है। कह रहा है कि कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी
निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी -8 cm की 16 cm की 8 cm की 16 cm। तो आपका ऑप्शन 16 cm होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं क्या कि F बराबर सूत्र होता है R/2 होता है, और इन सूत्रों से F का मान दिया हुआ है का नहीं दिया है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 32/2 कटाइएगा 16, यानी कि D सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। चलिए अगले सवाल को देखिएगा। कह रहे हैं निम्न में आवर्धक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? तो आपका उत्तल लेंस होगा। यही आप जानते होंगे कि उत्तल लेंस को रख करके हम किसी कागज़ में आग भी लगा सकते हैं। वो लगाने वाला ग्लास को हम कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, और यह उत्तल लेंस का होता है। कर निम्न में कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग है? तो आपका है अपेंडिक्स है। यह क्या है कि अवशोषी अंग है। चलिए शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई होती है, लंबाई अधिक होती है किसकी? शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, क्योंकि मांसाहारी की अपेक्षा शाकाहारी की आंत लंबी होती है। चलिए अगला सवाल है आपका। कह रहा है छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है, जाइलम कहलाता है, और आपका ऑप्शन बी सही होगा। चाइलम कहलाता है, और आपका ऑप्शन चाइल कहलाता है, और आपका ऑप्शन बी सही होगा। कल रहा है मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो यह होता है परासरण द्वारा, और आपका ऑप्शन सी सही होगा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। हाई माने ऊपर, टेंशन हाइपर, पर माने बाहर, और टेंशन माने टेंशन। यानी जब आपके सिर से ऊपर का टेंशन हो जाएगा तो हम कहेंगे हाइपरटेंशन हो गया है, यानी रक्तचाप आपका अधिक हो गया है। तिलचाटा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचाटा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगले सवालों को देखिए। कह रहा है कि हृदय में रक्त प्रवाह होता है, कहाँ होता है? तो हृदय में रक्त प्रवाह होता है दाएं अलिंद से दाएं निलय के तरफ होता है। रुधिर क्या है? रुधिर एक संयोजी तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। उसी के बारे में दिया है कि रुधिर क्या है? तो तरल संयोजी ऊतक है, और आपका ऑप्शन सी सही होगा। कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो वह आपका उत्तल लेंस होगा। अगर दर्पण की बात करता तो अवतल दर्पण हम लोग कहते हैं। चलिए अगले सवाल को मेरे दोस्त करें। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? को नहीं जानते हैं 7 रंग होते हैं। नहीं, कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कभी बरसात के समय में आपने रेनबो को देखा होगा, इंद्रधनुषों को आकाशों में चमकते हुए 7 रंगों में देखे होंगे। नहीं। चलिए अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी पृष्ठ से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो वह है बैगनी है, और आपका ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? तो यह है परितारिका, जो पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट सवाल को देखिए। कह रहा है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? तो अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग होता है। अगर यही बात कहता कि दृष्टि दोष में किस लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं, तो उत्तल आप कहते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हाँ, और मेरे चैनल से आप नेक्स्ट 2025 से 26 की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको मैथ, हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत, व्याकरण, इंग्लिश सभी की तैयारियां कराई जाएगी। वो भी निःशुल्क, 1 रुपया भी नहीं देना है, और आपको तैयारी करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर कर दें कि हाँ इस चैनल से तैयारी कर सकते हैं। चलिए करें, निम्न में कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है?
तो R बराबर V बटा I, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है और आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले सवाल को देखा जाए, निम्न में कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? तो वाट प्रति घंटा है और आपका ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो वह है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूरज है। आपको पता होना चाहिए इन्हीं से सभी चीज़ों में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, तो इसलिए हम सूरज को मारेंगे और आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? तो ज्वारीय ऊर्जा में, सागरीय तापीय ऊर्जा में, कि तरंग ऊर्जा में, कि इनमें सभी? तो आपका जवाब होगा इनमें सभी होगा, क्योंकि महासागरों में ज्वारीय ऊर्जा भी उत्पन्न होता है, सागरीय ऊर्जा भी उत्पन्न होता है और तरंग ऊर्जा भी उत्पन्न होता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा इनमें सभी। चलिए तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है और आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगले सवाल को देखा जाए, करें किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? अपचायक कहलाते कि उपचायक कहलाते कि अभिकारक? तो भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। चलिए वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादक के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है, वह क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी, उपचयन, प्रकाश संश्लेषण, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाते हैं और आपका ऑप्शन डी सही होगा। करें उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है, क्या होता है भैया? तो ऑक्सीजन का संकलन होता है और आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले सवाल को देखा जाए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक होता है कौन है? तो मेथिल ऑरेंज है या क्या है? संश्लेषित सूचक है। करें कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है भैया? तो वह क्षार होता है। कह रहे हैं हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है, वह क्या कहलाता है? तो टेस्टोस्टेरोन कहलाता है और आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण किस अवस्था में होता है? तो वह परिपक्व भ्रूण में होता है और आपका ऑप्शन सी सही होगा। करें निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो इसमें कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र पार्क है, जलीय जीवाश्म है, फुलवारी है, इनमें सभी हो जाएंगे और आपका ऑप्शन डी सही होगा। कह रहे कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? सूखे पत्ते का नहीं भैया, हो सकता है, सूखा पत्ता सड़ गल जाता है, मृत जीव ये भी गल जाते हैं, भोजन ये भी। प्लास्टिक का नहीं हो सकता है और आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले सवाल को देखिए। कह रहा है सही आहार श्रृंखला है मछली, घास, गाय। मछली को खाता है घास, गलत जवाब। घास को खाता है हिरण, हिरण को खाता है शेर और आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। इसको भी देखिए ना, बकरी को खाता है घास, नहीं भैया, घास को बकरी खाता है, तो आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह हैं क्या है? तो जैव निम्नीकरणीय योग्य पदार्थ कहलाते हैं और आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। करें कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? तो शहरों से बाहर जला देना चाहिए, कुछ कचरे का पुनःचक्रण, गड्ढे को भरने में उपयोग करना चाहिए, इनमें सभी हो जाएगा और आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल को देखिए। सूर्य की पराबैंगनी किरणों में मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? तो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर हो जाता है। चलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। करें विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है और आपका ऑप्शन ए सही होगा। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर, भैया ए और बी दोनों सही होगा हो। विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर भी है और आर्मेचर के घूर्णन पर भी है। चलिए अगले सवाल को देखिएगा। करें निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? तो वामहस्त नियम से होती है और आपका ऑप्शन बी सही होगा।
मेरे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मेरे चैनल पर सभी विषयों के क्वेश्चन का एनालिसिस कराया गया है, वहाँ से आप अपने सभी विषयों की देख सकते हैं कितना सही हुआ है। और 2025 से 26 की तैयारी, बिहार बोर्ड की तैयारी आप बेहतर कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए, वो भी निःशुल्क है। करें, भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है, और आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा। करें, लंबाई बढ़ने से तार की रोध क्या होगा, तो बढ़ता है। तार की लंबाई बढ़ने से तार की प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ता है, और आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। चलिए, अगला सवाल है मेरे दोस्त, कर है 78 नंबर 20 डिग्री सी। हमने सोचा है 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन नहीं, 80 ही, विज्ञान में 80 ही होते हैं। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता होती है, ये होता है आपका 1.60 गुना 10 के पावर -8 पर ओम मीटर होता है, और आपका ऑप्शन बी सही होगा। करें, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है, तो ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होती है, और आपका ऑप्शन ए सही होगा। करें, निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो मेथेन है, CH4 है, और आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। चलिए मेरे दोस्तों, 80 के 80 क्वेश्चनों का मैंने सही एनालिसिस कराया। आप अपना मिलाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका 80 में से कितना आया है। तो आप अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। आपके कमेंट का मुझे बेहतर इंतज़ार रहता है, और आप मेरे चैनल के माध्यम से अपने छोटे भाइयों को, अपना रिश्तेदारों को तैयारी करा सकते हैं। तो मेरे वीडियो में बने रहने के लिए अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद।